नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 5 चरण पूरे हो चुके हैं। अब छठे और 7वें चरण की लड़ाई है। ये हिस्सा पूर्वांचल का है। पूर्वांचल में इस समय भारतीय जनता पार्टी का शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो अपनी हाजिरी लगाने से चूक रहा हो। बड़े से बड़ा नेता और यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री भी पूर्वांचल की जनता के लिए आने वाले हैं। इस समय हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे बीते 5 चरण की भी और अगले 2 चरणों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना दमखम दिखाने जा रही है। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। ये पूर्वांचल में मैं देख रहा हूं कि 5 चरणों में तो भले कुछ नेता रह गए हों, लेकिन गैलेक्सी ऑफ लीडर्स ये आसमान बन चुका है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पूर्वांचल का इलाका। कोई खास वजह? मुझको लगता है कि अगर आप पॉलिटिकल सिनेरियो समझेंगे, जैसे अगर आप व्यक्तिगत मेरी बात कर रहे हो तो मैं शायद 64 से भी ज़्यादा जिलों का मेरा दौरा, कार्यक्रम, बैठक, सम्मेलन, यात्रा, सभाएं हो चुकी हैं और सभी जिलों में जाना हुआ है। और उस नाते मुझे वाराणसी और पूर्वांचल के अन्य जिलों में भी जाना हो रहा है। तो वैसे हर नेता के साथ भी है कि उनको जाना हो रहा है। यहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी की आप बात करेंगे तो वो यहाँ के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ साथ, और वो सहज भाव में एक आदर्श सांसद के रूप में भी उन्होंने एक इतिहास रचा है कि एक सांसद को अपने क्षेत्र के लोगों से कितना जुड़ाव होना चाहिए। वो जब उनको समय मिलता तब वो वाराणसी दिखाई पड़ते हैं, तो उस नाते वो आएंगे। और रहा और लोगों का, देखिए पहले जो चक्र था पूरे प्रदेश की 403 विधानसभाओं में चुनाव हो रहा था। अब 100 के से आसपास थोड़ी सी ज्यादा कम सीटों पर चुनाव है। तो जाहिर की बात है जो पूरा प्रदेश में जितने लोग थे वो पूरा प्रदेश पहले घूम रहे थे। अब जितनी सीटें बची हैं उसमें लोग घूमेंगे, जाएंगे। तो संख्या आपको ज्यादा इसलिए दिखेगी, पहले वो बटा हुआ दिखता था, आज वो एक साथ दिख रहा है। आपने बटे होने की बात कही, मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले चरण में टिकट मिलने ना मिलने इन सब की जो नाराजगी थी, जो खिंचाव तनाव बटाव था, उसके बाद छठे चरण तक आते आते बीजेपी ने भी अपने आप को काफी मैनेज किया और विपक्ष तो ऐसा लग रहा है छठे चरण तक आते आते ज्यादा बंट रहा है। नहीं, मुझको लगता है कि प्रथम चरण से ही विपक्ष बटा हुआ था। जहां आरएलडी के प्रत्याशी थे वहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी खुलेआम बीजेपी का समर्थन कर रहे थे, कांग्रेस को लोग भी। कई कांग्रेस के प्रत्याशियों ने तो अपना टिकट छोड़ के बीजेपी के सहयोगी दल से लड़ने लगे या बीजेपी से लड़ने लगे। और विपक्ष से कई समाजवादी पार्टी के जो निचले स्तर के कैडर बेस के पार्टी के, उनके जो नीचे का वार्ड और मंडल इकाई का तो उनका जो कैडर था, हालांकि उसको मैं कैडर वाली पार्टी नहीं मानता हूं, लेकिन उनका जो समर्पित कार्यकर्ताओं का एक वो रहा होगा वर्ग, वो तेजी के साथ बीजेपी की तरफ आया। बहुजन समाज पार्टी का परंपरागत का मतदाता था, वो भाजपा की तरफ आया। और मैं जब आज आपसे बात कर रहा हूं तो बाबा विश्वनाथ की धरती पर बात कर रहा हूं, और मैं कह सकता हूं कि 5वें चरण तक का भगवान का चरण जो है वो बीजेपी को आशीर्वाद देने की स्थिति में आ गया है। यानी हम 5वें चरण के बाद एब्सोल्यूट मेजोरिटी को प्राप्त कर चुके हैं। अब जो 2 चरण बचे हैं वो हमें 300 से पार ले जाएंगे। और विपक्ष की हार का सबसे बड़ा सबूत आपको दिखाई पड़ेगा कि विपक्ष, आप सपा से पूछेंगे कहेगा बीजेपी से मुकाबला है, बीएसपी के पास भी अभी आप जाके पूछिए तो कहेंगे भाजपा से मुकाबला है, कांग्रेस या एमआईएम से पूछेंगे तो कहेंगे भाजपा से मुकाबला है। जबकि वास्तव में भाजपा का मुकाबला किसी से नहीं है। पहले स्थान के लिए मुकाबला नहीं है, दूसरे तीसरे चौथे के स्थान के लिए सपा, बसपा, कांग्रेस और एमआईएम लड़ रहे हैं। अब सपा आगे जाएगी कि बसपा आगे जाएगा, एमआईएम आगे जाएगी कि कांग्रेस आगे जाएगी, या ये दोनों, इन दोनों से आगे जाएंगे, इसका लड़ाई है। और इसके लिए सब अपनी लड़ाई भाजपा से बता रहे हैं। और मुझको लगता है कि आज समय के परिवर्तन के साथ पहला चुनाव ऐसा है जो जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। और इस चुनाव में अगर आपने विश्लेषण किया होगा, पूर्वांचल में भी जाकर आप देखो, और मैं कहूँगा आपका खोजी समाचार चैनल है, आप जाके पब्लिक से पूछिएगा ये चुनाव, और
मैं तो कहूंगा कि आप जो सपा का परंपरागत मतदाता समझते होंगे, उनके घर में जाके पूछिएगा आपको हर घर में मोदी जी और योगी जी मिलेंगे। कहीं 10 किलो राशन के कारण लोग आशीर्वाद देते होंगे, कहीं सड़कें बनने के कारण दे रहे होंगे, कहीं बिजली 24 घंटे 18 घंटे और 22 घंटे जो तहसील गांव और शहर में आ रही है उसके कारण आशीर्वाद देते होंगे, कहीं घर की महिला गैस के कनेक्शन से अपनी रोटी सेकते हुए मोदी जी और योगी जी को आशीर्वाद देते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो कहीं पक्की छत के नीचे रहने वाला एक जो गृहिणी के नाम पर मकान है उसके परिवार वाले आशीर्वाद देते हुए भी दिखाई पड़ेंगे। ये चुनाव जनता लड़ रही है। पहले चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी दिख रही है। और सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये जो मुद्दे हुआ करते थे चुनाव के, ये मुद्दे आज के चुनाव में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें मेरा तेरा, इस संप्रदाय का उस संप्रदाय का, मोदी जी मठ में जाएंगे, योगी जी मठ में जाएंगे, मोदी जी हिमालय जाएंगे, तुमको इंशाअल्लाह कौन बचाएगा, इस प्रकार के भाषण, भगवान किसको बचाएगा, इंशाअल्लाह किसको बचाएगा, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सपा जो काम पहले करती थी और बसपा काम करती थी, अब कि उसने हैदराबाद से अपनी एक बी टीम बुलाई है जिसका नाम MIM है, और वो अपने सपनों को MIM के माध्यम से बुलवा रही है। उस संप्रदाय का ध्रुवीकरण करना चाहती है। जाति के आधार पर वो विग्रह करने के लिए उसने यहाँ पर सुहेलदेव राजभर पार्टी का नाम का गठन किया, एक पार्टी को, बिहार से एक पार्टी को बुलाकर, और RLD के आधार पर जातिगत ध्रुवीकरण करने की, ये जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं। बीजेपी का जो सबसे बड़ा काम हुआ है 5 साल में, वो जाति से उठकर जितनी भी योजनाएं हैं, आपसे मैं फिर से निवेदन करूंगा कि न्यूज इंडिया जाकर किसी भी मुस्लिम परिवार में जिसको लाभ मिला पूछ जाके, क्या जाति पूछ के आपको राशन दिया गया प्रति व्यक्ति 10 किलो? क्या आपको जाति या संप्रदाय पूछ के कि हिंदू हो मुसलमान हो पूछ के आपको मकान दिया गया? क्या आपको जो टॉयलेट आपके वहां शौचालय बनाए गए वो क्या जाति के धर्म के आधार बनाए गए? आपको एक ही जवाब मिलेगा कि नहीं। मदरसों की शिक्षा का अगर आधुनिकीकरण किया गया होगा कि एक हाथ में पवित्र कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर के साथ आपका पाठ्यक्रम का परिवर्तन हो, बच्चे अपना मजहबी शिक्षा भी पढ़ें और आधुनिक शिक्षा भी मिले, कौन सा कसूर करा है? परिवर्तन किया है ना। और इस परिवर्तन को इन सब ने सांप्रदायिकता का नाम दिया। तो मैं समझूंगा ये चुनाव एक दिशा सूचक चुनाव है। जो विकास की दिशा होगी कि अपराध, माफियावाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, विघटनवाद, परिवारवाद की होगी। इनके बीच में ध्रुवीकरण है, राष्ट्रवाद और ये एक दूसरी प्रकार की सोच, संकीर्णवादी सोच के बीच का चुनाव है। और मैं समझता हूं कि राष्ट्रवादी ताकतें बहुत आगे हैं। अच्छा, 2 चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, हम भी अलग अलग जिलों में जा रहे हैं जहां वोट पड़ चुके हैं वहां भी, और जहां वोट पड़ने वाले हैं। ये बात तो सब मानते हैं कि जो DBT का मामला है या शिक्षा का मामला है, उसमें कोई भेदभाव उस तरह से नहीं हुआ जैसे पहले होता था। पैसा भी सबके अकाउंट में जा रहा है। लेकिन कई जिले, कई इलाके ऐसे थे जहां पर जब लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि भैया देखो बाकी सब ठीक है लेकिन वोट तो कौम के नाम पे पड़ेगा। अब इस मानसिकता को कैसे बदलेंगे इतना करने पे भी? मैं उसी व्यवस्था और व्यथा को बोल रहा हूं कि ऐसे राजनेताओं को जनता जब जवाब दे देगी इस बार, तो ऐसी जो कुछ संकीर्णवादी विचारधारा वाले लोग होंगे 2024 आते आते अब उनमें अभूतपूर्व परिवर्तन देखेंगे। ये जातिवादी और संप्रदायवादी सोच का आखिरी चुनाव होगा ये विधानसभा का, और 2024 का लोकसभा चुनाव मोदीवादी चुनाव होगा, वो परिवारवादी चुनाव नहीं होगा। और मोदीवादी विचारधारा का जो चुनाव का नाम है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ, ये विचारधारा को जो लेके चलेंगे ना। अच्छा, एक चीज और बड़ी दिलचस्प रही डॉक्टर साहब, पश्चिम से हम लगातार चुनाव कवरेज करते आ रहे थे। अभी महाशिवरात्रि पर हमने यहाँ काशी में लोगों से लिया, और हैदराबाद और तेलंगाना, तमिलनाडु, सब जगह से लोग आ रहे थे। मैंने पूछा भाई, उन्होंने बताया हम अयोध्या भी गए, मथुरा भी गए, अब काशी भी आए हैं। तो मैंने पूछा भाई कैसा लगा, क्या तुम्हें लग रहा है? तो उन्होंने कहा कि अयोध्या में तो जो भव्य राम मंदिर बन रहा है ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सूरज जैसा चमक रहा है। और मैंने पूछा भाई काशी में देखो कितना कॉरिडोर, तो बोले काशी भी बिल्कुल बहुत अच्छा कॉरिडोर यहाँ पर बना है, लेकिन बिल्कुल चांद जैसा है।
लेकिन इसमें दाग है, ये गलती मथुरा में जब कॉरिडोर बने ना हो, इसको कैसे समझा जाए? मतलब जो अयोध्या में हो गया। देखिए, अगर आप मोदी जी की कार्यशैली को देखें, आप वाराणसी में बैठे हो ना, बुनकरों के लिए क्लस्टर को बनाए, उनकी आमदनी को बढ़ा, उस उद्योगों को विशेष दर्जा दिया गया। आज छोटा छोटा जो बुनकर है, जो चिकनकारी दस्तकारी वाला व्यक्ति है, उसको बगैर किसी सिक्योरिटी के आज लोन मिल रहा है। घर घर छोटे छोटे उद्योग धंधे को आज एक्सपोर्ट करने का उनको अवसर बगैर किसी को मिला है। जो 1000 रुपए की जिनकी पूंजी की थी, आज वो लाख रुपए की पूंजी के उसमें परिवर्तित होकर काम कर रहे हैं। यानी उनका उन्नयन करने की कोशिश, वोट तो लिया सपा ने, कांग्रेस ने, भाजपा ने, उनकी स्थिति को ऊंचे उठाने का काम कर रही है भाजपा। अगर वो स्थिति को उठाने का काम कर रही है तो यही पाप है। ऐसा ही विपक्ष के द्वारा दुष्प्रचार है। और मैं कहूंगा कि दो को दुष्प्रचार का भाव क्या होता है कि अगर आप देखो कि कोयल की सुरीली आवाज जो होती है ना, उसको कौवा की कांव कांव उसकी सुरीली आवाज को दबा सकती है, लेकिन कोयल की तरह जो सुरीली आवाज है वो कौवा निकाल नहीं सकता है। सज्जन की आवाज को दबाने का प्रयास हो सकता है, लेकिन सज्जनता का भाव नहीं लाया जा सकता। विपक्ष हमारे लिए दुष्प्रचार कर सकता है, लेकिन हमारी तरह काम नहीं कर सकता। तो मैं यही कहूंगा कि ये चुनाव काम के आधार पर, इसमें अंडर करंट लोग बोल रहे थे मुझसे, आज ही आपके एक पत्रकार मित्र कह रहे थे कि साहब बीजेपी का अंडर करंट दिख रहा है मुझे। मैंने कहा मैं इतने सारे जिले गया हूं, मुझे अंडर करंट नहीं दिख रहा है। उनका फिर तो मैंने कहा वहां पर हाई वोल्टेज करंट दिख रहा है, जिसका बड़ा भारी झटका विपक्ष को 10 मार्च को लगने वाला है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और भी है, पॉलिटिकल लिहाज से यूपी जितना संवेदनशील और वर्सटाइल रहा है, 90 के दशक में हमने देखा गठबंधन की सरकारें और बहुत कुछ देखा। 7 से पब्लिक ने बिल्कुल सिनेरियो चेंज किया। वो फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट पहले मायावती जी की आई, फिर अखिलेश जी की आई और अब योगी जी की चल रही है। बीजेपी का एक रिकॉर्ड रहा है एमपी में, पहले छत्तीसगढ़ में भी, गुजरात में, कि ये लगातार रिपीट करने की आदत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो फॉर्मूला वहां पे रहा है वो उत्तर प्रदेश में नए सिरे से आप देख रहे हैं और उसका असर शायद आपको ये कॉन्फिडेंस दे रहा है कि रिपीट वैल्यू हो रही है? नहीं, रिपीट वैल्यू अगर नेतृत्व के बारे में आपका इशारा हो तो निश्चित है, और अगर कार्यों के आधार पर कहेंगे तो भी निश्चित है। बीजेपी की नीति रीति सिद्धांत और नेतृत्व परिवारवादी नहीं है। अगर आप कांग्रेस में पूछेंगे, शुरू से जब से जन्म हुआ, अध्यक्ष कौन? मोतीलाल जी। उसके बाद अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल जी। जिसके बाद अध्यक्ष कौन? इंदिरा जी। उसके बाद कौन? संजय गांधी जी। उसके बाद कौन? राजीव गांधी जी। उसके बाद कौन? राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी। फिर कौन? प्रियंका जी। इसके बाद कौन? प्रियंका जी का परिवार। सपा में कौन? नीता जी, शिवपाल जी, रामगोपाल जी, अखिलेश जी, धर्मेंद्र जी, अक्षय जी, डिम्पल जी। नाम लेते चलोगे आपको 35-40 नाम आ जाएंगे। बसपा में लोग बहन जी के बाद भतीजा जी, और कौन? इसके अलावा कोई नहीं। बीजेपी के बारे में आप पूछोगे, अब यहां तक एमआईएम के बारे में जो चौथा पार्टी है, कौन? ओवैसी जी। उसके बाद कौन? उनका छोटा भाई। लेकिन बीजेपी के बारे में आप पूछ के बताओ, अमित शाह जी, राजनाथ जी। उसके बाद कौन? अमित शाह जी। अमित शाह जी के बाद कौन? नड्डा जी। नड्डा जी के बाद कौन? आप खुद ही जवाब दोगे, कोई ना कोई बीजेपी का कार्यकर्ता। तो हमारी सोच नीति रीति सिद्धांत के आधार पर चलती है। संकीर्ण मानसिकता, परिवारवादी मानसिकता से बीजेपी कोसों दूर है। दूसरा बड़ी चीज ये है कि जो दूसरे राज्य में हुआ, यहाँ पे भी स्वामी जी आपके बिल्कुल मतलब वो आचार संहिता लगने के बाद छोड़ करके चले गए और सुना है कि पिट आ गए हैं अपने क्षेत्र में और बीजेपी पर इल्जाम आया है। तो ये किस तरीके की चीजें हैं, इसको कैसे समझे जनता? पहली चीज तो राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। किसी के द्वारा भी कोई भी इस प्रकार का कृत्य किया जाता है तो उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती, पहली चीज। एक चीज मैं और समझना चाहूंगा कि जैसे जैसे ये चुनाव बीता है, 5 चरण आपने निपटा दिए हैं, अब अगले 2 चरण हैं, 111 सीटों पर दांव है कुल। तो इसमें हम किस तरीके की उम्मीद? देखिए, मैंने विपक्षी कह रहा है कि ये दोनों चरण भाजपा वाले चरण हैं। मैं तो जनता का चरण मानता हूं, और जनता का चरण धोकर ही बीजेपी सत्ता पर आसीन हुई है, और ये दोनों चरण बीजेपी को 13 शतक लगाएंगे।
ये जो अभी हाल में हमने देखा कि एक कुछ चूंकि ट्विटर और इसकी सोशल मीडिया की बड़ी चर्चा होती है, इसको छोड़ नहीं सकते हम। एक ट्वीट तो यूं आया, एक बयान यूं आया कि भगवे के ऊपर ही सवाल उठा, मतलब जंग से उसको जोड़ा गया। हाँ, और दूसरा इस तरीके का है कि जो एक लखनऊ में घटना हुई, जब जहां ईवीएम्स रखी हुई थी, उसको लेकर के ये बात कही गई कि थोड़ा चुनाव आयोग। देखिए, इसको आप मानवीय प्रवृत्ति मान लीजिए कि जैसे जैसे हार की खींच संभावनाएं बढ़ेंगी, वैसे वैसे इन विपक्ष के नेताओं की खींच बढ़ेगी। उनके मुंह से कभी, मैं तो रड़वा ऐसे शब्दों को बोल भी नहीं सकता हूं। अभी नेताजी ने बोला है सांड, कभी कोई नेता बोलती थी हत्यारा, कोई मौत का सौदागर, कोई कह रहे हैं जंग। अरे भगवा रंग, ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। भगवान सूर्य की किरणें भी केसरिया हैं, और आप भगवान साधु संतों के वास को, लिबास को आप कह दो कि जंग लगा हुआ। साधु संत पे जंग नहीं लगा सकता। उनकी वाणी पर, उनकी क्रिया कृत्य, यही भारत की संस्कृति की आत्मा है। और आत्मा को अगर कोई अपमानित करेगा तो इसी देश की साधु रूपी जनता ही अपने साधुओं का अपमान का बदला मैं समझता हूं मतदान के दिन देगी। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया से बात करने के लिए डॉक्टर साहब। बहुत धन्यवाद, आभार। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे जैसे ये चरण चुनाव के आगे बढ़े हैं, वैसे वैसे हर पार्टी का अपनी तरह से या तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है या फिर उसका कॉन्फिडेंस लूज हुआ है। विश्वास और आत्मविश्वास की बात भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हिलोरे मार रही है, और इस बात को लेकर के आश्वस्त है उसका लगभग हर नेता कि हम सरकार फिर से बनाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार अब तरह तरह के आरोप भी लगा रहा है। यह 10 मार्च को पता चलेगा कि किसके आरोपों में और किसके दावों में कितना कितना दम रहा है। न्यूज इंडिया पर लगातार इसी तरह एक के बाद एक शख्सियत से चर्चा जारी रहेगी। चुनाव तक हम आपको हर किसी से रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।